मित्रों नमस्कार। भारत का विचार श्रृंखला के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। आज हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में प्रारंभिक चर्चा करेंगे। संविधान का अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक ये सारे तत्व या सारे प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं और संविधान का पार्ट 4 इन 36 से लेकर के 51 तक अनुच्छेदों को अपने अंदर समाहित करता है। अगर हम एसआर बोमई केस का स्मरण करें तो उसमें बहुत साफ शब्दों में ये बात कही गई थी कि हमारा संविधान एक कानूनी और सामाजिक दस्तावेज दोनों है। इसमें देश के शासन के लिए एक मशीनरी और एक राजनीतिक तंत्र जिसको हम कह सकते हैं उसकी कल्पना की गई है। मैं कहूँगा कि राजनीतिक तंत्र ही नहीं, न्यायिक तंत्र और प्रशासनिक तंत्र, इन सभी की कल्पना की गई है और ये तंत्र कैसे चलेंगे इसकी भी कल्पना की गई है। एसआर बोमई केस ने आगे ये बात कही कि हमारे संविधान में वह आदर्श भी निर्धारित है जिसके अनुसार हमारा यह राजनीतिक तंत्र इस देश के राष्ट्र और राज्य का निर्माण करता है, समाज का निर्माण करता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अब अगर हमारा संविधान एक समाज का निर्माण करने का सपना देखता है और उसी के लिए सारे तंत्रों का निर्माण करता है तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि इन तंत्रों के निर्माण में इन नीति निर्देशक तत्वों का क्या स्थान होगा। निश्चित तौर से संविधान इसीलिए बनाया जाता है कि उसको तय करता है, निर्धारित करता है कि हमारे समाज की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, हमारे लक्ष्य क्या होंगे, हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं और अगर जो भी प्राप्त करना चाहते हैं उसकी कोई दिशा होगी। तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है राज्य की नीतियों को उस दिशा की ओर ले जाने का काम करता है। हम जरा समझने की कोशिश करें कि वह कौन से आदर्श हैं, कौन सा लक्ष्य है जो संविधान में दिया हुआ है हमारे देश, हमारे समाज, हमारे राष्ट्र के बारे में। प्रस्तावना को आप याद करें। प्रस्तावना हम किस तरह का समाज चाहते हैं, हम किस तरह का राष्ट्र चाहते हैं, उसका बीज मंत्र है। अगर आप स्मरण करें तो उसमें कहा गया हम भारत के लोग भारत को एक सार्वभौम यानी सॉवरेन, समाजवादी, सोशलिस्ट, सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक यानी जनवादी, प्रजातंत्रवादी कह सकते हैं, प्रजातांत्रिक, रिपब्लिक यानी गणराज्य गणतंत्र बनाने के लिए, गणराज्य बनाने के लिए संकल्पित होते हैं। और हमारी यह भी संकल्पना है या हमारा यह भी संकल्प है कि देश के हर नागरिक को न्याय मिले। और न्याय क्या हो? वह न्याय सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल तीनों तरह का न्याय हो। स्वतंत्रता मिले, विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पूजा पद्धति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता, समानता हो, अवसरों की समानता और कानून के समक्ष सभी बराबर हैं, स्टेटस की समानता इसको हम कहते हैं, वह मिले। और ये सब कुछ इक्वलिटी के आधार पर जो समानता मैंने कही यानी न्याय, स्वतंत्रता, समानता, ये सब कुछ इस दृष्टिकोण से हो कि समाज में देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखते हुए बंधुता की भावना की स्थापना हो। ये संविधान इसीलिए बनाया गया। तो बीज मंत्र है कि मैं एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं, एक ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं जो सार्वभौम हो, जो समाजवादी हो यानी उत्पीड़न नहीं हो, किसी का शोषण नहीं हो, धर्मनिरपेक्ष हो यानी सारे धर्म बराबर हो, राज्य का कोई धर्म नहीं हो, राज्य किसी धर्म विशेष की तरफ नहीं जाएगा
और जनतांत्रिक हो, गणराज्य हो और हर नागरिक को न्याय मिले, स्वतंत्रता मिले, समता का अधिकार हो और समाज में बंधुता हो। अब ये इस लक्ष्य को लेकर के हम जब आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर से इस लक्ष्य को लागू करने के लिए कुछ तो फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं जिसकी हमने चर्चा की थी, जो हमारे बहुत तरह के अधिकार मनुष्य के रूप में या नागरिक के रूप में दिए हुए हैं, और उन अधिकारों को लागू करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के रूप में हमने अनुच्छेद 32 की चर्चा की थी। और ये भी कहा था कि जो मूलाधिकार हैं कुछ रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, लेकिन उन अधिकारों को एब्रिजमेंट या एब्रोगेशन राज्य करना चाहेगा तो नहीं कर सकता, क्योंकि जो अनुच्छेद 13 है वो राज्य को रोकता है, स्टेट को रोकता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जो इन मूलाधिकारों के विरोध में होगा, इन मूलाधिकारों को खत्म करने वाला होगा या उनको रिस्ट्रिक्ट करने वाला होगा जितना कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है उसके बियॉन्ड, उसके बाहर। और हम लोगों ने चर्चा के दौरान ये भी देखा था कि जो बुनियादी स्ट्रक्चर या बेसिक स्ट्रक्चर का जो 1973 में केशवानंद भारती केस और बाद में बहुत सारे केसेस में मिनर्वा मिल्स केस की हमने चर्चा की थी, वामन राव के केस की चर्चा की थी, और फिर मैंने चर्चा किया था एस.आर. बोमई केस में। तो जो बहुत सारे हमारे बुनियादी स्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचा है संविधान का, जिसमें सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, फेडरल कैरेक्टर हमारा है, जिसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, सेकुलर कैरेक्टर ऑफ स्टेट है, स्टेट और सेंटर की जो लिस्ट वगैरह बनी हुई है जिसमें उनको अपना अपना काम करते जाना है, और बहुत सारी चीज़ें अन्य बाद में जुड़ती चली गई जो एक मनुष्य के लिए, एक समाज के लिए होती हैं। ये सब कुछ शामिल है। तो ये बुनियादी ढांचे का भी सिद्धांत आया कि हम उन बुनियादी ढांचे को राज्य खत्म नहीं कर सकता। राज्य अगर संविधान में संशोधन भी करेगा तो बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं करेगा, बुनियादी ढांचे पर प्रहार नहीं कर सकता, क्योंकि हो सकता है कि राज्य संशोधन करके और संविधान की मूल आत्मा को ही खत्म कर दे, मूल लक्ष्य को ही खत्म कर दे, तो वो नहीं कर सकता। तो इसलिए हमने देखा कि जो फंडामेंटल राइट्स या मूलाधिकार हैं उसे बाकायदा कोर्ट में जा कर के राज्य को अनुच्छेद 13 में रोका हुआ है, लेकिन राज्य यदि उल्लंघन करता है तो कोर्ट में जा कर के राज्य को जवाबदेह ठहराया जा सकता है, राज्य पर अंकुश लगाया जा सकता है। लेकिन जो नीतियां राज्य को बनानी है उस दिशा में, जिस दिशा में हमारे आदर्श हमें ले जाना चाहते हैं या संविधान हमें ले जाना चाहता है राष्ट्र निर्माण और समाज निर्माण की दिशा में, तो वह नीतियां जो नीति निर्देशक तत्व हैं या उनसे संबंधित जो चैप्टर और भाग है, कहता है नीतियां बनाएंगे, लेकिन वो इतना रिजिड नहीं है कि यही होना चाहिए और ऐसे ही होना चाहिए। हम आगे देखेंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसके बारे में क्या कहा, और तब स्पष्ट होगा कि इतनी रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। इसलिए उसको यह नहीं कहा कि कानून से इन्फोर्सेबल होगा, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। हम ये जा करके नहीं कह सकते कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अनुसार कि यह नीति बनानी ही पड़ेगी, इस तरह का कानून बनाना ही पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को, पार्लियामेंट को लीवे ये रास्ता छोड़ा गया है। लेकिन जो भी नीति निर्देशक तत्वों में जो सिद्धांत दिए गए, जो तत्व दिए गए हैं, वे कहे गए हैं दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, यानी देश के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए ये मौलिक चीज़ें हैं, मूलभूत चीज़ें हैं, और इसके अनुसार ही चलना चाहिए, कानून को बनाया जाना चाहिए। यानी दूसरे शब्दों में यह अपेक्षा की गई है कैसा होना चाहिए, और इसलिए अपेक्षा की गई है क्योंकि हम एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को लेकर चल रहे हैं। इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कई तरह के पार्टियां हैं, क्योंकि पार्टी वाली डेमोक्रेसी हमारी है। आज कोई पार्टी है, कल दूसरी पार्टी भी आ सकती है, और इस डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति का एक वोट है, राजा का भी एक ही वोट है, रंग का भी एक ही वोट है, पूंजीपति का भी एक ही है, मजदूर का भी एक ही है, किसान का भी एक ही है, मजदूर का भी एक ही है, लैंडलॉर्ड का भी एक ही है, उसके खेतों में काम करने वाले खेतर मजदूर का भी एक ही वोट है। यानी सभी के वोट बराबर हैं, ऐसा पार्लियामेंट डेमोक्रेसी। और 5-5 वर्षों में चुनाव होने हैं, और जो चुनाव में जाती है पार्टी वह हिसाब देती है, अगर वो सत्ता में है तो हिसाब देती है कि हमने इन 5 वर्षों में क्या वादा किया था और हमने क्या किया, क्या बचा हुआ है और क्यों बचा हुआ है। जनता उससे सवाल पूछती है,
और जो पार्टी सत्ता में नहीं होती वो कहती है कि इसने यह गलतियाँ की, हमें चुनिए, हम यह करेंगे। इस प्रकार से हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चलती है। तो उस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट में जो कानून बनेंगे या राज्य के विधानसभा या विधान परिषद या लेजिस्लेचर जिसको हम कहेंगे, वहाँ जो कानून बनेंगे उनको गाइड करने का काम ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व करते हैं। ये इतने महत्वपूर्ण हैं, भले ही ये इन्फोर्सेबल बाई लॉ नहीं हो, लेकिन इन्हें नकारा नहीं जा सकता। कोर्ट बहुत सारे मामलों में ये कहते हैं कि आप इसके अनुसार आपको काम करना चाहिए। इस ऑट, अंग्रेजी में एक शब्द है ऑट, यू शुड ऑट, एक तरह से नैतिक जिम्मेवारी राज्य की बनती है कि संविधान में दिया हुआ है, इस दिशा में आपको आगे बढ़ना चाहिए। कैसे बढ़ेंगे, रिजिडिटी नहीं है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मैं यहाँ कोट करना चाहूँगा। जिस समय संविधान सभा में इसका प्रारूप रखा गया था तो उन्होंने वो साफ शब्दों में बात कहा कि हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी अपनाया है, क्योंकि जस्टिस में भी है जस्टिस, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक। कहा कि हमने पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी अपनाया है जिसमें सबका वोट बराबर है और चुनाव होंगे और कोई सत्ता में आएगा और फिर वो अगले बार चुनाव में बताएगा कि हमने क्या काम किया है, आदि इत्यादि। लेकिन जो संविधान में हमारा इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का लक्ष्य है, हमारा जो सोशल डेमोक्रेसी का लक्ष्य है, क्योंकि जस्टिस में सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल है, तो डेमोक्रेसी बिना जस्टिस के तो चलेगी नहीं, या न्याय नहीं होगा। और डेमोक्रेसी क्या, डेमोक्रेसी का मतलब यह नहीं होता कि केवल हमने अपने शासकों को चुन लिया और इसके बाद शासक हम पर चाहे जो मन में आए करने लगे, यह नहीं है। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने संविधान के मुताबिक इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की दिशा में आगे बढ़ेंगे, और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की दिशा में आगे बढ़ने के लिए जो भी पार्टी इन पावर आएगा उसके अपने विचार भी हो सकते हैं। क्या विचार हो सकते हैं? कोई जैसे आप जानते हैं, उन्होंने उसमें बात कही कि वेलफेयर स्टेट की बात दुनिया भर में चलनी शुरू हो गई थी। और ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, मैं यहाँ पे कह दूँ कि आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में है, स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो वेलफेयर स्टेट के रूप में है। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि कोई पार्टी ऐसी आए जो इसे इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इंडिविजुअल के हकों के रूप में डिफाइन करे, यानी वो माने कि वैयक्तिक, इसको हम पश्चिम में इंडिविजुअलिज्म कहते हैं, ये वैयक्तिकता है, व्यक्ति को अधिकार होने चाहिए, जिसको लिबरल डेमोक्रेसी में कहा जाता है, जहाँ पे स्टेट का बहुत ज़्यादा अंकुश नहीं होना चाहिए। उस रास्ते से हम इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को स्थापित करना चाहेंगे। दूसरा सोच सकता है सोशलिस्टिक पैटर्न के रूप में करना चाहेंगे, जिसमें राज्य का संसाधनों पर अधिकार होता है और राज्य जो है सो सबके इंटरेस्ट के हिसाब से उन संसाधनों का बंटवारा कहता है, जिसको हम रिसोर्स मोबिलाइजेशन कहेंगे, रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात हम कहेंगे। यानी न कोई बहुत ज़्यादा अमीर हो, न कोई बहुत ज़्यादा गरीब हो, इस तरह की स्थितियाँ। और हमारे प्रेमल में भी सोशलिज्म शब्द दिया गया जो बाद में आया है, लेकिन बाबा साहब ने अपने भाषण में इस शब्द का उल्लेख किया था कि सोशलिस्टिक पैटर्न पे कुछ लोग हो सकता है करना चाहेंगे। और हमारा सोशलिज्म सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि मूलतः गांधीयन सोशलिज्म है। गांधी जी का जो सोशलिज्म का मतलब हुआ कि सभी लोग जो है सो सुखी हों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो उपनिषद की धारणा भी हमारी है, और किसी को पीड़ा नहीं पहुँचे, किसी को दुख नहीं पहुँचे, सभी लोग स्वस्थ हों, निरोग हों, इत्यादि इत्यादि। कुछ लोग कम्युनिस्टिक पैटर्न भी चाहेंगे। कम्युनिस्टिक पैटर्न बेसिकली सोशलिज्म के थोड़ा सा आगे का स्टेज है, और उस स्टेज में अभी तक तो दुनिया में कहीं हुआ नहीं है, लेकिन कहा कि इस बात की संभावना हो सकती है, यानी विभिन्न विचारों के लोग सत्ता में आ सकते हैं। तो जो भी विचारों के लोग आएंगे, ये जो नीति निर्देशक तत्व है, यह उन्हें एक तरह से गाइडेंस देगा। ये बहुत रिजिड नहीं है, लेकिन इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की भी बात है, इसमें एक बेहतर समाज कैसे बनेगा, सोशल जस्टिस की भी बात है। यानी यह मूलतः इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के रूप में हम इकोनॉमिक जस्टिस और सोशल जस्टिस की भी इसमें रचना कर रहे हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के रूप में हमारे पास तो डेमोक्रेसी है ही, कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने यह बात कह के इसके महत्व को रेखांकित किया। इसलिए मित्रों, यह जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का पार्ट है, ये इसको हम समझ लें कि यह थोपा नहीं जा सकता। दूसरे शब्दों में, इट्स नॉट प्रिस्क्राइब, ये करना ही पड़ेगा। ये एक एरिना देता है,
उस एरिना के अंतर्गत कई तरह के रास्ते हो सकते हैं, कई तरह कानूनों की रचना हो सकती है, और उस एरिना के अंतर्गत हमें इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। अगर ये नहीं होता, अगर ये गाइडेंस नहीं होता, यदि निर्देशन नहीं होता, तो कोई कहीं जाता, कोई कहीं जाता। इसने एक सीमा रेखा बना दी है, इसे हम इस रूप में समझना चाहिए। और ये समझना चाहिए कि अगर कोई भी समझदार पॉलिटिकल पार्टी होगी, इसके खिलाफ में नहीं जाएगी, इसके संबंध में सोचेगी, विचार करेगी, और कब उपयुक्त समय आ रहा है उसको भी देखना पड़ेगा। क्योंकि राष्ट्र के इतिहास में ऐसा नहीं होता कि एक ही दिन में सब कुछ कर दिया जाए। ये कहा जाए कि अरे मुझे सत्ता मिल गई, अब मैं सारे कानून बना दूंगा। तो कानून बना देने से ही नहीं चलेगा, उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। उसके बहुत सारे एंड्स होते हैं, जिस एंड्स को ट्राई कर बांधना पड़ता है। ऐसा नहीं कानून बन गया तो समाज बदल गया। समाज की मानसिकता को भी बदलना पड़ता है। अब अलग बात है कि हम लोग राजनीतिक दलों को देखते हैं, केवल चुनाव लड़ते हैं और चुनाव की ही बातें करते हैं, एक दूसरे की आलोचना करेंगे, प्रत्यालोचना करेंगे, कोई किसी को सुझाव ठीक से नहीं देगा। हम लोगों ने देखा है कि जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो भी आपस में मोटे तौर पर ऐसा कोई आचरण कई बार दिखाई नहीं पड़ता है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकें। किसी बिंदु पर बहसें ऐसी जब होने लगती हैं तो बहुत कुछ सीखने को सबको नहीं मिल पाता। मुझे तो खैर नहीं मिल पाता, हालांकि मैं बहसों में थोड़ी रुचि रखता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि कोई ख़ास चीज़ हो नहीं पा रही। कुछ लोग ज़रूर बढ़िया ढंग से बातों को रखते हैं। तो वैसी दशा में ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये बताते हैं कि आपको इसके विदिन काम करना है और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की दिशा में काम करना है, सोशल जस्टिस की दिशा में काम करना है, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम करना है जो लक्ष्य प्रेम्बल में दिए हुए हैं। और वो लक्ष्य बड़े साफ हैं, जस्टिस, फ्रीडम यानी लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, और जो हमारा समाज बनना है एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य बनना है। सार्वभौम तो होना ही है, दुनिया में कौन हमें दबाने की कोशिश करेगा। आज़ाद मुल्क को कोई नहीं दबा सकता। हम अपनी नीतियाँ स्वयं बनाएंगे, सीखेंगे सभी से, जहाँ पर अच्छा हो वहाँ से सीखेंगे, अपनी नीतियों को बनाएंगे, अपने कानूनों को बनाएंगे, देश को अपने अनुसार उस दिशा में ले जाएंगे जिस दिशा में प्रेमबिल हमें ले जाने की बात कहता है, संविधान हमें ले जाने की बात कहता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको पार्ट 4 यानी आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के महत्व को मैंने आज बताने की कोशिश की। अगले एपिसोड्स में हम आपको इसके विभिन्न अनुच्छेदों के बारे में विस्तृत चर्चा करना चाहेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो कृपया इसे शेयर करें, अपनी टिप्पणियाँ भी अंकित करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।